जय हिंद। स्वागत है आपके अपने ही आर्ट जोन में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 12th के साइकोलॉजी के प्रश्नों के बारे में। जो प्रश्न है हमारा अध्याय नंबर फर्स्ट से और चैप्टर का नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। अगर हम मनोवैज्ञानिक गुणों के ऊपर बात करें तो इस धरती पे जितने भी जीव हैं उन तमाम जीवों में कुछ न कुछ विभिन्नताएं हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक रूप से तमाम जीवों में विभिन्नताएं हैं। उन विभिन्नताओं के बारे में चर्चा करेंगे। अब उनके अंदर विभिन्नता कैसे है, उन तमाम प्रश्नों का जवाब हम अपने आर्ट जोन के इस चैनल में बताने वाले हैं। तो जो छात्र छात्राएं अभी तक हमारे इस आर्ट जोन से नहीं जुड़ पाए हैं वे आर्ट जोन में जुड़ जाए और अपने आने वाले कर्म को बेहतर बनाएं। मैं बता दूं कि हमारे आर्ट जोन में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लास उपलब्ध है। तो जो जिस तरह से सुविधाजनक हो आपके लिए वह आप उस तरह से जुड़ सकते हैं और आप अपने दोस्तों को, आप अपने मित्रों को भी जोड़ें ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी कल्याण हो सके। तो क्वेश्चन नंबर प्रथम है, इनमें इनमें से बुद्धि लब्धि का सही सूत्र कौन सा है। बुद्धि लब्धि का आपसे सूत्र पूछ रहा है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र कौन सा है। तो अगर देखिए पहला है वास्तविक आयु गुणे मासिक आयु बटा 100, ये नहीं है। अगर हम सेकंड बी ऑप्शन की बात करें तो वास्तविक आयु गुणे मासिक आयु बटा 90, ये भी नहीं है। अगर ऑप्शन नंबर सी पे बात करें तो ऑप्शन नंबर सी है मासिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। तो यही है आपका बुद्धि लब्धि का सही फॉर्मूला, सही सूत्र। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के तरफ, हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। तो बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में जिन्होंने परिभाषित किया उनका नाम है वेसनर महोदय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेसनर महोदय जो थे उन्होंने बुद्धि को व्यक्ति के सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित करने का काम किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स किस तरह का बुद्धि परीक्षण है। तो रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो बुद्धि परीक्षण है वह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुद्धि परीक्षण जो होता है वह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण होता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, यह एक प्रकार से खंड बना के है ना, उसमें बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। तो वह बुद्धि परीक्षण जो होता है वह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है जिसमें प्रयोगकर्ता पे अशाब्दिक रूप से उसका जांच पड़ताल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किसने बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो बुद्धि के परिभाषा को लेकर विभिन्न विद्वानों में विभिन्न प्रकार की मतभेद रहे, मगर सब विद्वान ने सब तरह के अपनी अपनी परिभाषा बताया, चाहे वह स्पीयरमैन हो या गार्डन हो या थर्स्टन हो या स्टर्नबर्ग हो, सब ने सब तरह की परिभाषाएं बताया। मगर बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत जो दिए उनका नाम है स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग जो थे उन्होंने बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर है, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि या किसने कहा। अमूर्त चिंतन कहने का अर्थ क्या है कि जो चीजें हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है मगर उन चीजों के बारे में भी हम समझ रखते हैं, हम बुद्धि रखते हैं, है ना। तो ये परिभाषा किसने दिया था, तो ये अमूर्त चिंतन के बारे में जो परिभाषा दिए थे उनका नाम था टर्मन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्होंने ही परिभाषित किया था कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। इस तरह से अगर बुद्धि की परिभाषा के बारे में बात करें तो विभिन्न विद्वानों में मतभेद रहा, तमाम विद्वानों ने अपने अपने तरीके से बुद्धि को परिभाषित करने का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है। अगर सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण के बारे में हम बात करें तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैटेन बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी पर चला जाएगा। कैटेन बुद्धि परीक्षण जो है वह संस्कृति मुक्त परीक्षण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 7 पर अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। मैंने आपको बताया हूं कि बुद्धि परीक्षण करने के विभिन्न विधि है, शाब्दिक बुद्धि, अशाब्दिक बुद्धि, अन्य भी सारे बुद्धि के परीक्षण है, मगर इसमें पूछ रहा है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है। तो अगर हम शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का बात करें
तो आपका हो जाएगा स्टैंड बोर्ड विनय परीक्षण। स्टैंड बोर्ड विनय परीक्षण जिन्होंने किया था वह किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण था? वह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किए थे उनका नाम था स्पीयरमैन। पूरा नाम था चार्ल्स स्पीयरमैन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद त्रिस्तरीय के हमने बारे में बता दिया था स्टर्नबर्ग के बारे में कि स्टर्नबर्ग क्या किए थे? बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन गिलफोर्ड के त्रिविमात्मक सिद्धांत का कारक नहीं है? दोस्तों यहाँ क्वेश्चन आपका नेगेटिव पूछ रहा है कि त्रिविमात्मक का कारक नहीं है। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में इसका ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़ा ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संख्यात्मक योग्यता। संख्यात्मक योग्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? सृजनात्मक चिंतन की अवस्था दोस्तों इसमें जो नहीं है वह है धारण करना नहीं है। बाकी उद्भव, सत्यापन और तैयारी ये क्या है? सृजनात्मक है। बाकी धारण जो है यह सृजनात्मक चिंतन के अंतर्गत नहीं आता है। अगर आपसे पूछ दे कि सृजनात्मक चिंतन कौन कौन होता है? उद्भवन होता है, सत्यापन होता है और तैयारी होता है, जबकि धारण जो है यह आपका सृजनात्मक चिंतन के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मासिक उम्र के संप्रत्यय को किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों मैंने आपको बुद्धि अवधि का उधर फॉर्मूला बताया जिसमें मैंने आपको बताया था वास्तविक आयु बटा मासिक आयु गुने 100। तो मासिक उम्र क्या होता है? मासिक उम्र को जो परिभाषित करने का काम किए थे, मासिक उम्र को परिभाषित करने वाले व्यक्ति का नाम था बीटेन एवं साइमन। बीटेन एवं साइमन दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मासिक उम्र को कैसे ज्ञात करना है बुद्धि अवधि के सूत्र में उस संप्रदाय का विकास करने का काम किए थे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए, नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता किसे कहा जाता है? तो नए एवं मूल्यवान विचार देने की जो क्षमता होती है वह सृजनशीलता में होती है। जो व्यक्ति सृजनशील होगा, है ना, सृजन करने वाला व्यक्ति होगा, बनाने वाला व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति में जो विचारधाराएं होंगे नए विचारधाराओं को जोड़ने वाला होगा। तो उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं सृजनशीलता वाला व्यक्ति। ठीक है, तो सृजनशीलता का भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अल्फ्रेड बिने किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? अगर हम अल्फ्रेड बिने की बात करें तो अल्फ्रेड बिने महोदय जो है वह बुद्धि के क्षेत्र में जाने जाते हैं। बुद्धि को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया और अल्फ्रेड बिने साहब ने बुद्धि मापन के प्रणाली को भी विकसित करने का काम किए थे। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, मासिक उम्र मापक है। मासिक उम्र मापक के बारे में पूछ रहा है कि मासिक उम्र मापक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए पर चला जाएगा। बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का मासिक उम्र किसके लिए मापा जाता है? तो बुद्धि के निरपेक्ष स्तर को जानने के लिए मासिक उम्र को मापा जाता है। इसके साथ मैंने वास्तविक आयु के बारे में पीछे बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पर अगर हम बात करें, निम्नलिखित में कौन आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है? तो अगर हम बात करें कि दोस्तों हम जिन चीज़ों को भी हम सीखते हैं, अधिगम करते हैं, वो अधिगम का सबसे बड़ा जरिया है हमारा पर्यावरण और हमारा आनुवंशिकता। तो पर्यावरण और आनुवंशिकता अंतःक्रिया का अर्थ होता है के साथ या के साथ करके सीखना। तो पर्यावरण और अंतःक्रिया के द्वारा जो हम सीखते हैं तो किससे सीखते हैं? तो हम अपनी बुद्धि से सीखते हैं, है ना। पर्यावरण के साथ हम जो अंतःक्रिया करते हैं वो किसके आधार पे करते हैं? तो बुद्धि के आधार पे करते हैं। जिस व्यक्ति में जितना बुद्धि होगा वह उतना ही अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके चीज़ों को कर पाएगा। और हमारा बुद्धि जो होता है वह आनुवंशिकता से भी प्रभावित होता है और पर्यावरण से भी प्रभावित होता है। जैसा
आपका आनुवंशिकता होगा और जैसा आपका पर्यावरण होगा उस तरह से ही आपके अंदर अधिगम की क्षमता होगी, सीखने की क्षमता होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 पर अगर हम आ जाए तो 16 कह रहा है वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ होता है। वैयक्तिक विभिन्नता कहने का कहने का अर्थ क्या है कि व्यक्तियों में विविधता। तो व्यक्तियों में जो विविधता होती है वह किस किस आधार पर होता है, तो व्यक्ति की विशेषताओं में अंतर, ये भी सही है। ऑप्शन बी पर देखें व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न से विभिन्नता, ये भी बात सही है कि हर व्यक्ति व्यवहारिक रूप से एक दूसरे से अलग है। और विशेषता के आधार पर भी देखें तो हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषताएं होती है। जो विशेषताएं आप में है वो विशेषताएं हम में नहीं है, जो हम में है वह किसी और में नहीं है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि 16 का जो ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी पर चला जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया, तो बुद्धि को अमूर्त चिंतन के रूप में परिभाषित करने का जो काम किए उनका नाम है टर्मन महोदय। टर्मन महोदय जो थे उन्होंने बुद्धि को क्या है अमूर्त चिंतन के बारे में बताया। ये मैंने पिछले भी क्वेश्चन में मैंने आपको करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे, यानी कह रहा है कि बुद्धि क्या है, बुद्धि किसे कहते हैं, इसके ऊपर जो शोध करने वाले खोजने वाले जो प्रथम वैज्ञानिक थे उनका नाम था बीने और इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड बीने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ बुद्धि के प्रकार के बारे में पूछ रहा है, तो बुद्धि 4 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान में किस व्यक्ति के व्यक्तिगत विभिन्नता के संप्रत्यय को सबसे पहले प्रकाश में लाया, तो मनोविज्ञान में जिस व्यक्ति के व्यक्तिगत विभिन्नता को संप्रत्यय को प्रकाश में लाया गया वो आपके व्यक्ति थे जिनका नाम था गांगटन। गांगटन महोदय जो थे इन्होंने व्यक्ति के व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संप्रत्यय को प्रकाश में लाने का काम किए थे। क्वेश्चन नंबर 21 है किसने सामाजिक बुद्धि के विचारों को प्रस्तुत किया, तो सामाजिक बुद्धि को प्रस्तुत करने का जो काम किए थे उनका नाम था थॉर्नडाइक। जहाँ भी सामाजिक बुद्धि का चर्चा होगा है ना, तो सामाजिक बुद्धि से संबंधित जो व्यक्ति है उनका नाम है थॉर्नडाइक महोदय, एक मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण की शुरुआत किसने किया। दोस्तों इस क्वेश्चन को बार बार आपसे रिपीट कर रहा है कि मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि के परीक्षण का जो प्रयास किया गया था वह प्रयास किया गया था बीने महोदय के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि कितने कारकों से संचालित होता है, तो स्पीयरमैन जो थे उन्होंने बुद्धि को दो कारकों से संचालित होने के बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें बुद्धि नब्दी के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया। यहाँ पूछ रहा है कि बुद्धि नब्दी का संप्रत्यय यानी बुद्धि नब्दी क्या है ना, और बुद्धि नब्दी का फॉर्मूला क्या है, ये जो देने का काम किए थे उनका नाम था विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न साहब जो थे उन्होंने बुद्धि नब्दी के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक औरत किसी व्यक्ति की बुद्धि नब्दी का प्रसार एक औसत व्यक्ति की बुद्धि नब्दी का प्रसार क्या है, तो एक औसतन व्यक्ति का जो बुद्धि नब्दी होता है वह बुद्धि नब्दी 90 से 110 के बीच में होता है। 90 से 110 के बीच में जो होता है वह औसत बुद्धि वाला व्यक्ति माना जाता है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक बुद्धि परीक्षण है। तो अगर हम सांस्कृतिक बुद्धि परीक्षण की बात करें तो बीने साइमन साहब ने जो परीक्षण किया वही सांस्कृतिक बुद्धि परीक्षण है। जहाँ भी संस्कृति आ जाएगा वह बीने साहब से संबंधित हो जाएगा। बीने साइमन परीक्षण ने जो किया वो सांस्कृतिक बुद्धि परीक्षण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं, तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पर हम बात करें
इनमें से बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता में किसे नहीं सम्मिलित किया जाएगा। मतलब पूछ रहा है कि बुद्धि परीक्षण में किसे सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यही आपसे पूछा है। तो बुद्धि परीक्षण में अगर हम सम्मिलित होने का बात करें तो बाघ निर्देशन को किया जा सकता है, मानसिक रूप से दुर्बल बच्चों की पहचान में भी किया जाता है, व्यवसायिक चयन भी किया जा सकता है कि आदमी व्यवसाय कर सकता है कि नहीं, लेकिन अभिवृत्ति परीक्षण के निर्माण में यह सहायक नहीं है, यह उपयोगी नहीं किया जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वह डी सही हो जाएगा। इसके बाद आज का मेरा अंतिम क्वेश्चन है, समानता मानसिक दुर्बल बालकों की बुद्धि अवधि क्या होता है। जो मानसिक रूप से जो दुर्बल बालक है, जो कमजोर बच्चा है, उसकी बुद्धि अवधि क्या होगा, तो उसकी बुद्धि अवधि जो होगा वो 85 से नीचे होगा। मतलब जिस व्यक्ति का भी बुद्धि अवधि अगर 85 से नीचे है तो उनको क्या माना जाएगा, दुर्बल माना जाएगा, कमजोर माना जाएगा। लेकिन जिनका भी 90 से 110 तक है, जिनका भी 90 से 110 तक बुद्धि अवधि है वह समान बुद्धि अवधि के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों कैसा रहा आपके लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जोड़ लीजिए आप अपने मित्रों को भी और दोस्तों को भी, और फैला दीजिए इस वीडियो को। और भी सारे वीडियो को अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो हमारे 8 जून को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँच सके। जय हिंद दोस्तों।